तो भाई लोग इस वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वैंगलिन डीमन स्पिरिट लैंड में जाने वाला है और वहाँ पर उसे ऐसे बहुत से लोग मिलने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है, जो कि मैं इंट्रो में भी नहीं बता सकता। और वैंगलिन तो डीमन स्पिरिट लैंड को देखकर बस शॉक रहने वाला है। खैर इंट्रो को छोड़ते हैं और डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछली वीडियो में देखा था कि डीमन स्पिरिट लैंड के गेट के आसपास काफी सारे लोग आ गए थे जो कि उस गेट का ओपन होने का ही वेट कर रहे थे। और वैंगलिन भी अर्थ प्लेनेट से डीमन स्पिरिट लैंड के गेट के पास टेलीपोर्टेशन अरे से आ गया था, लेकिन वैंगलिन को अभी वहाँ पर आने के लिए टाइम था और तभी वहाँ पर लिंत्यानो भी आ गया था और साथ ही ग्रेड भी। और ग्रेड लिंत्यानो को कुछ बताने वाला था। तो अब आगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसे स्किप मत करना। देखो ये मेरा सेकंड चैनल है जिस पर कि मैं रेनगेट इमॉर्टल और जितने भी फेमस डोंगवास है उन सबके ऑफिशियल एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे पहले तो प्लीज जाकर इसे सब्सक्राइब कर दो। और मैंने इसके ऊपर रेनगेट इमॉर्टल का ऑफिशियल एपिसोड में एक्सप्लेन कर रखा है, तो हो सके तो उसे भी देख लेना। तो चलिए वीडियो की बात करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में लिंत्यानो ग्रेड से बोलता है, ग्रेड ऐसी कौन सी चीज है जो कि तुम्हें इतनी चिंता करने पर मजबूर कर रही है। तो ग्रेड लिंत्यानो से बोलता है, लिंत्यानो क्या तुम्हें याद है कि हजारों सालों पहले कल्टीवेशन अलायंस ने एक नोटिस इशू किया था एक रेयर आइटम के लिए, और वो आइटम एक बीट था और उसके बदले कल्टीवेशन अलायंस ने एक रिवॉर्ड रखा था, एक कंप्लीट हाई क्वालिटी सिलेस्टियल स्पेल जो कि काफी ज्यादा रेयर है। और मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पूरी कल्टीवेशन अलायंस में 10 से ज्यादा हाई क्वालिटी सिलेस्टियल स्पेल नहीं है। तो लिंत्यानो ग्रेड से बोलता है कि तुम्हारे इंजरीज का रिलेशन भी उस बीट से। तो ग्रेड बोलता है, पास्ट की बातें छोड़ो, उस वक्त मेरी कल्टीवेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी इसलिए मुझे ये इंजरी मिल गई, लेकिन अगर शॉर्ट सेट तुम मेरे साथ हो तो मैटर इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लिंत्यानो इसके ऊपर थोड़ा सोचता है और फिर ग्रेड से बोलता है, इस मैटर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले डीमन स्पिरिट लैंड का खत्म हो जाने दो। और ग्रेड मुझे तुमसे इसके लिए एक मदद चाहिए, तुम डीमन स्पिरिट लैंड जाओ और मेरे 12 डिसाइपल को प्रोटेक्ट करो जब तक वो अपना सीक्रेट मिशन कंप्लीट ना कर ले, और अगर तुमने ये किया तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ग्रेड इसके ऊपर बोलता है, लिंत्यानो हेल्प से तुम्हारा क्या मतलब है। तो लिंत्यानो ग्रेड से बोलता है, ग्रेड जब मैं स्टार के बीच अपना नाम बना रहा था ना, तो तुमने जब अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट भी नहीं की थी, मुझे तुम्हारी हालत अच्छे से पता है, अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करूँ तो तुम कहीं के नहीं बचोगे। तो ग्रेड इसके ऊपर हंसता है और बोलता है, शॉर्ट सेट तुम तो ज्यादा ही चिंता कर रहे हो, जब तक मैं वहाँ पर हूँ तुम्हारे डिसाइपल्स सेफ रहेंगे, लेकिन सुना है कि डीमन स्पिरिट लैंड का गेट काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं मेरी कल्टीवेशन के साथ अंदर जा पाऊंगा या नहीं। तो लिंत्यानो बोलता है, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, इस बार गेट ओपन करने का टर्न मेरे पास है, तो मैं तुम्हें अंदर भेज दूंगा। और ये बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर 7 कलर्ड क्लाउड आता है, मतलब कि ऑलसीर यहाँ पर आ गया था और ऑलसीर के पीछे 9 डिसाइपल्स थे और सभी लोग रिस्पेक्ट के साथ ऑलसीर को देख रहे थे। और जो ऑलसीर के पीछे 9 डिसाइपल्स थे वो सभी अलग अलग डिवीजन से थे और इसमें से चिंताओं भी था, यानी कि वही मिड स्टेज एसेंडेंट का कल्टिवेटर जिसके साथ की वैंगलिन ने 2 डिसाइपल टाइटल के लिए फाइट की थी, यानी कि वैंगलिन का 6th ब्रदर। और अब प्लेनेट थ्यानोन और प्लेनेट थ्यानोन के आसपास के सभी पावरफुल ओल्ड मॉन्स्टर्स और पूरे प्लेनेट थ्यानोन की स्ट्रेंथ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। और बस अभी एक दिन बचा था एक ग्रैंड इवेंट के लिए जो हर 5000 सालों के अंदर होता है। और जब गेट ओपन होने वाला होता है तो ईस्ट डीमन स्पिरिट सी का टाइट फेस ऑफिशियली स्टार्ट होता है। और ये जो टाइट फेस होता है ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होता है, मतलब कि इसके अंदर क्या कुछ चीजें नहीं रहती, सभी ट्रेजर्स वगैरह रहते हैं। और अभी हम ऑलसीर को देखते हैं जो कि शायद किसी का वेट कर रहा था और साथ ही चिंताओ भी किसी का वेट कर रहा था। और चिंताओ बोलता है, वो अभी तक क्यों नहीं आया। और यहाँ पर वैंगलिन की बात हो रही थी और फाइनली एक दिन भी खत्म हो जाता है और अब टाइट फेस स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ रे ऑफ लाइट आती है जिसमें कि वैंगलिन भी था, जिस देखकर चिंताओ बोलता है, 7th ब्रदर। और तभी सन यूनशा से वैंगलिन बोलता है, ब्रदर सन मुझे अब मास्टर से मिलना है, तो हमें अब सेपरेट होना होगा, और अगर चांस मिला तो हम डीमन स्पिरिट लैंड के अंदर फिर से मिलेंगे। और ये सन यूनशा वही बंदा है जिसके साथ की वैंगलिन अर्थ प्लेनेट से यहाँ पर आया है। और तभी वैंगलिन ऑलसीर के पास आ जाता है और सभी की नजर वैंगलिन पर जाती है और वैंगलिन काफी ज्यादा फेमस हो गया था जिस वजह से सभी लोग उसे जानते थे। और तभी याओ जिग्जियो जो कि उस रेड जेट के ऊपर बैठी थी वो भी अपने आईज को ओपन कर लेती है और वैंगलिन को देखती है और अपने मन में बोलती है, फादर ने मुझसे कहा था कि इस नए डिसाइपल वैंगलिन पर ज्यादा ध्यान दो, लेकिन मुझे तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगता, उसकी कल्टीवेशन भी नॉर्मल है, लेकिन इतने जल्दी ऑलसीर का डिसाइपल बन जाना और यहाँ पर अपने रोना ही शौकिंग है। और तभी वैंगलिन ऑलसीर को ग्रीट करता है तो ऑलसीर इसके ऊपर स्माइल करता है और वैंगलिन से बोलता है, मास्टर के पीछे प्रॉपर्ली स्टैंड हो जाओ, ये इवेंट हर 5000 ईयर्स के अंदर एक बार होता है, तो इस पर ध्यान दो, शायद तुम्हारे लिए कोई ट्रेजर अपेयर हो जाए। और लिंत्यानो वैंगलिन को देखता है तो उसे अंदर से एक फेमिलियर सी फीलिंग आती है और उसे याद था कि इस लड़के को उसने ऑलसीर के बर्थडे सेलिब्रेशन में देखा था, लेकिन मेमोरी क्लियर नहीं थी। और ग्रेड भी इसके ऊपर रिएक्ट करता है। तो लिंत्यानो ग्रेड से पूछता है, क्या तुम इस लड़के को जानते हो। तो ग्रेड इसके ऊपर बोलता है, नहीं मैं इससे पर्सनली नहीं मिला, लेकिन ये मुझे फेमिलियर लग रहा है, शायद मेरे किसी ओल्ड फ्रेंड का ये डिसेंडेंट होगा। और तभी एक रम्बलिंग साउंड आती है और सभी का ध्यान
प्लान ऊपर की तरफ चला जाता है, मतलब कि अब यहाँ पर ईस्ट सी में टाइड फेज स्टार्ट होने वाली थी। और तभी जो ये रंबलिंग साउंड थी वो और ज्यादा लाउड हो जाती है, इतनी लाउड कि कुछ कल्टिवेटर्स को अपने एयर के ऊपर हाथ रखना पड़ जाता है। और वैंगलिन भी इसे केयरफुली वॉच कर रहा था। और वैंगलिन बोलती ये टाइड फेज हर 5000 ईयर्स में एक बार होता है, तो मुझे इसे केयरफुली ऑब्जर्व करना होगा और ये देखना होगा कि इसमें आखिर ऐसा क्या मिस्टीरियस है। और तभी अचानक से ईस्ट सी स्पिन करने लगता है और उसका फोर्स इतना ज्यादा था कि कुछ कल्टिवेटर्स उसके अंदर खींचे चले आ रहे थे, लेकिन उनके मास्टर वगैरह जो थे वो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। और भाई ये यहाँ से आगे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं तुम्हें सिंपली समझा देता हूँ कि ये टाइड फेज कैसे काम करती है। तो देखो, अभी जो ये ईस्ट सी है इसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स है और काफी सारे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, और अभी वही स्पिन कर रहा है और वही से लाउड साउंड आ रही है। और वो जो लाउड साउंड थी वो और ज्यादा लाउड हो जाती है और फिर एक ग्रीन गैस सारे फ्लोटिंग स्टफ से निकलकर स्प्रेड होने लगती है और एक ब्लिंक में पूरा आउटर सी ग्रीन गैस से कवर हो जाता है। और फिर सडनली वो ग्रीन गैस बॉयल होने लगती है और सब कुछ सेंटर की तरफ गैदर होने लगती है और एक पावरफुल फोर्स चारों तरफ प्रेशर डालने लगता है, जिस वजह से सारी गैस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से एक जगह पर कलेक्ट हो जाती है और स्पेस शेक होने लगता है और एक मिस्टीरियस स्प्रिंग ओपनिंग बन जाती है। और स्प्रिंग ओपनिंग ग्रो करने लगती है और 1000 फीट से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और शॉर्ट सेंड के आइस में ये देखकर चमक आती है और साथ ही ऑल सिर के भी और जितने भी ओल्ड मॉन्स्टर से सभी की आंखों में चमक आ जाती है। और तभी वो जो ग्रीन गैस वाली जगह थी वहाँ से बहुत ज्यादा ही खतरनाक प्रेशर सभी की बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। और वो प्रेशर इतना ज्यादा था कि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि 10,000 से ज्यादा माउंटेन्स उनके बॉडी के ऊपर गिर रहे हो। और सभी कल्टिवेटर्स को ऐसा लगता है जैसे कि उनकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन वैंगलिन जो था वो इस प्रेशर को बेयर कर रहा था और साथ ही उसके ब्रो से ग्रे गैस भी बाहर निकल गई थी और उसके फोरहेड के ऊपर एक टैटू बन गई थी, जिस वजह से वो उस प्रेशर को बेयर कर पा रहा था। लेकिन दूसरे कल्टिवेटर्स की कंडीशन बहुत ज्यादा ही वर्स थी, उनके फेसेस पेल हो गए थे, बॉडी ट्रेबल कर रही थी और वो रिटेट कर जाते और अगर उनके मास्टर्स वगैरह जो थे उन्हें बचा लेते। और तभी वो जो ग्रीन लाइट थी वो ग्रीन पिलर पे बन जाती है और कोलैप्स हो जाती है और उसमें से रेड लाइट बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है और ये रेड लाइट स्पेस में क्रेजी स्पीड से स्प्रेड होने लगती है, कल्टिवेटर्स के बॉडीज के थ्रू जाकर भी आगे निकल जाती है और धीरे धीरे ग्रीन लाइट खत्म हो जाती है और ब्लेजिंग सन जैसा रेड लाइट बन जाती है। और इस रेड लाइट ने पूरे डीमन स्पिरिट लैंड को कवर कर दिया था और ये लाइट इतनी ज्यादा स्प्रेड होती है कि दूर के प्लैनेट्स इवन प्लैनेट सुजाकू तक भी ये रेड लाइट फैल जाती है। और ये रेड लाइट हर 5000 सालों में ऐसे ही आती थी और कोई भी कैलकुलेट नहीं कर सकता था कि ये कितने दूर तक जाती है। और तभी ये रेड लाइट स्प्रेड होना बंद हो जाती है और तभी अचानक से ये रेड लाइट जितने स्पीड से स्प्रेड हुई थी उतने स्पीड से ही वापस आने लगती है। लेकिन वो रेड लाइट अकेली वापस नहीं आ रही थी, बल्कि जो भी ट्रेजर्स, सॉर्ड, जेड, स्पीड स्टोन्स, एंशिएंट स्पेल या कॉप्स, बिना ऑनर की जो भी चीजें थी वो सभी इस रेड लाइट के अंदर थे। मतलब कि ये रेड लाइट उन सभी चीजों को खींचकर अपने तरफ लेकर आ रही थी। और जब वैंगलिन ये सब देखता है वो तो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इस टाइट का ऐसे वापस आना उसके इमेजिनेशन से भी बाहर था। ना सिर्फ वैंगलिन बल्कि जितने भी यहाँ पर नए कल्टिवेटर्स थे जो कि पहली बार इस टाइट फेस को देख रहे थे वो सभी बहुत ज्यादा ही शॉक थे और साथ ही फेयर में भी। और ये रेड लाइट जो थी उसके अंदर काफी सारे ट्रेजर्स थे और वैंगलिन उन ट्रेजर्स को देखता है और कुछ ट्रेजर्स को आइडेंटिफाई करता है। हेवन मेटल सॉइल, एक्सक्यूसाइड मिक्स लिक्विड, इंक स्टोन, लिंक्सी हॉर्न, ये सब आइटम्स बहुत ज्यादा रेयर थे और ये एंशिएंट गॉड्स के ट्रेजर्स को रिफाइन करने के लिए परफेक्ट थे। और तभी वैंगलिन की नजर एक शॉट के ऊपर भी जाती है जो कि वैंगलिन को बिल्कुल विल्थ शॉट की जैसी लगती है। और विल्थ शॉट वैंगलिन की पुरानी शॉट है और सभी कल्टिवेटर्स यहाँ पर जितने भी थे वो सभी अभी ट्रेजर्स ही देख रहे थे। लेकिन अभी टाइट फेस एंड होने वाला ही था कि तभी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेड लाइट रेस अपर होती है और ये रेड लाइट इतनी ज्यादा अनविजुअल थी कि इवन ऑल सिर का काम फेस भी चेंज हो जाता और उसकी आइस लाइटिंग जैसी फ्लैश होती। और सिर्फ ऑल सीरियस रेड लाइट को देखकर शॉक नहीं होता, बल्कि शॉर्ट सेट, लित्यानो भी और जो भी एंशिएंट कल्टिवेटर्स थे वो सभी जो ओल्ड मॉन्स्टर थे वो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते। और ये जो रेड लाइट थी उसके अंदर कोई भी अपने डिवाइसेस से नहीं देख सकता था और अगर कोई उसके अंदर डिवाइसेस डाले और उसकी कल्टिवेशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसे बहुत ज्यादा ही खतरनाक ब्लैकलिस्ट झेलने के लिए मिलेगा। तो तभी एक ओल्ड मॉन्स्टर सभी लोगों से यहाँ पर चिल्लाते हुए बोलता है कि कोई भी डिसाइपल अपने डिवाइसेस को उसके अंदर मत डालना, वो चीज जूनियर्स के लिए नहीं है। लेकिन वैंगलिन किसकी बात मानने वाला था, वो अपने ब्रॉस से 3 ग्रे गैस स्ट्रेंथ निकालता है जो टैटू बनकर उसके फोरहेड पर आ जाते और ग्रे गैस वैंगलिन के स्लॉटर आर्ट के थे। और तभी वैंगलिन अपने डिवाइसेस उस रेड लाइट के अंदर डाल देता है और वैंगलिन को शुरू में रेड लाइट दिखती है
लेकिन एक मिस्टीरियस फोर्स वैंगलिन पर अटैक करने लगता है, जिस वजह से वैंगलिन की आइस ब्लड जैसी लाल हो जाती है और ग्रे गैस डायरेक्टली उसके आइस के अंदर घुस जाती है, जिस वजह से वैंगलिन की आइस और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और फाइनली रेड लाइट के अंदर जो था वैंगलिन वो देख लेता है और उस रेड लाइट के अंदर था एक गोल्डन टोकन जिसके ऊपर की अजीब से सिंबल्स कार्व थे। लेकिन ये सब करने की वजह से वैंगलिन के आइस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी और उसकी आइस अभी भी ब्लडिश दिख रही थी और अंदर से ग्रे गैस बाहर और उसके आइस में ग्रे गैस मूव हो रही थी और बिल्कुल वैंगलिन की गेज अब डीमन की तरह लग रही थी। और तभी दूर बैठी याओ जिग्जियो वैंगलिन को देखती है और जब वो वैंगलिन की गेज को नोटिस करती है तो वो बहुत ज्यादा ही डर जाती है और अपनी नजर हटा देती है। और फिर वो अपने मन में बोलती है, अब मुझे समझ आया कि फादर ने क्यों कहा था कि मैं इस पर्सन पर ज्यादा ध्यान दूं। लेकिन अब जो ये टाइट फेस थी वो खत्म हो चुकी थी और अब लिन त्यानाओ डीमन स्पिरिट लैंड के गेट को ओपन करने वाला था। और तभी लिन त्यानाओ अपने 4 इल्यूजनरी शॉट से डीमन स्पिरिट लैंड के गेट को ओपन कर देता है और बोलता है जो भी अंदर एंटर करना चाहता है वो अभी कर लो। और तभी लिन त्यानाओ के जो 12 डिसाइपल्स थे वो बिना किसी हेजिटेशन के उस गेट के अंदर एंटर कर जाते, लेकिन जो लास्ट वाला डिसाइपल था उसके अंदर लिन त्यानाओ एक सॉर्ड एनर्जी को डाल देता है और इस सॉर्ड एनर्जी के अंदर था ग्रीड। और तभी ऑलसिर भी उसके सभी डिसाइपल्स को अंदर जाने के लिए बोलता है और जो हेवनली फेट सेक्ट के थे वो टोटल 10 डिसाइपल्स थे वैंगलिन को जोड़कर। और तभी ये 10 डिसाइपल्स भी अंदर एंटर हो जाते और उसके बाद जो ओल्ड मास्टर्स के डिसाइपल्स थे वो भी अंदर एंटर हो जाते। याओ जिग्जियो भी अंदर एंटर हो जाती है और ऐसे ही कर जितने भी डिसाइपल्स जो कि अंदर जाने वाले थे वो सभी डिसाइपल्स अंदर एंटर हो जाते और बाहर बस अभी ओल्ड मास्टर्स ही बचे थे। और ये सभी ओल्ड मास्टर्स यहाँ पर इसलिए रुके थे क्योंकि उस रेड लाइट के अंदर जो टोकन था वो उसके ऊपर बात करने वाले थे। और तभी लिन त्यानाओ ऑलसिर की तरफ गुस्से से देखता है और बोलता है उस लास्ट रेड लाइट के अंदर जो आइटम था वो एक टोकन था। तो ऑलसिर भी इसके ऊपर कामली रिप्लाई देता है और बोलता है हाँ बिल्कुल उसके अंदर एक टोकन था और ये टोकन थर्ड है, हम सब इस टोकन का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब डीमन स्पिरिट लैंड में चला गया है और हर 5000 सालों में ये सी ओपन होता है और डिसाइपल्स 500 सालों तक अंदर रहते हैं। तो फिर हम सब 200 साल बाद यहाँ पर फिर से मिलेंगे और फिर अंदर जाएंगे और 200 साल सभी को प्रिपेयर होने के लिए काफी है। और ये बोलकर ऑलसिर यहाँ से डिसअपेयर हो जाता है। तो लिन त्यानाओ भी अपने सेक्ट आ जाता है और लिन त्यानाओ का जो सेक्ट था वो एक अलग ही प्लेनेट पे था और उस प्लेनेट का नाम था दालुओ प्लेनेट। और लिन त्यानाओ यहाँ पर आने के बाद बोलता है मुझे 200 सालों में सेलेस्टियल सॉर्ड को रिफाइन करना है, मैं 9 डिमोनिक बीस्ट स्पिरिट्स को फ्यूज कर इसे डेमोनिक सॉर्ड बनाऊंगा, तब मेरे पास टोकन पाने का चांस डबल हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम ऑलसिर को देखते हैं जो कि प्लेनेट त्यानुन पर अपने 7 कलर टावर में चला गया था और अभी ऑलसिर के आसपास बहुत सारे बीस्ट के बोझ थे जो कि इविल ओरा रिलीज कर रहे थे। और तभी ऑलसिर बोलता है मेरा डिसाइपल वैंगलिन बहुत ज्यादा फॉर्चून वाला है, पर देखना ये कि उसका फॉर्चून अभी कितना बचा है। और तभी हमें वैंगलिन का सीन दिखाया जाता है और जब वैंगलिन गेट के अंदर एंटर हुआ था तो उसने फील किया था कि जैसे वो पानी के अंदर वॉक कर एक अलग ही वर्ल्ड में आ गया हो। और यहाँ पर स्काई था, जमीन थी और समुद्र भी था, लेकिन ये जगह कोई नॉर्मल कल्टिवेशन प्लेनेट नहीं थी बल्कि बस एक ऐसा एंडलेस वेस्ट लैंड था। और जो बाकी के ओनली फेट सेट के डिसाइपल्स थे वैंगलिन उनसे सेपरेट हो गया था, मतलब कि यहाँ पर जो भी आते थे वो सभी अलग अलग जगह पर चले जाते थे। और तभी वैंगलिन बोलता है ये डीमन स्पिरिट लैंड किसी और प्लेस की तरह नहीं लगता, यहाँ 500 सालों तक सर्वाइव करना होगा, लेकिन यही मेरा चांस है सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को मेजर कंप्लीटेशन तक ले जाने का और शायद सीनियर जावी को भी मैं यहाँ पर से फ्री करवा पाऊँ। और तभी वैंगलिन को उस टाइट फेस में की उस शॉट की याद आती है और वैंगलिन को वो शॉट बिल्कुल वेल्थ की तरह लग रही थी। और वेल्थ वैंगलिन के लिए इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि उसके अंदर सेलेस्टियल शॉट को कंट्रोल करने का स्पेल था और अगर वैंगलिन वेल्थ को पा लेता है तो सेलेस्टियल शॉट की स्ट्रेंथ इस वजह से कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन वैंगलिन बोलता है पर इन सभी चीजों का कंपैरिजन उस टोकन से नहीं हो सकता जो मैंने देखा था, जो वही टोकन था जिसने की ऑलसिर और लिन त्यानाओ जैसे लोगों को भी चेहरे बदल दिए थे। प्लेनेट त्यानुन में बहुत ज्यादा सीक्रेट है और मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और फिर वैंगलिन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है इसे भूल जाओ, मुझे स्टेप बाय स्टेप चढ़ना होगा, जल्दी करने का फायदा नहीं है। और मेरी ओरिजिनल बॉडी अब एक डेसोलेटेड प्लेनेट पर सेफली हाइड है और सुजाकू टॉम के अंदर ताओसेन सिर्फ मुझे टारगेट कर रहा था, इसका मतलब कि उसको मेरे ओरिजिनल बॉडी के बारे में पता नहीं है। तो मुझे अगले 500 ईयर्स में अपने ओरिजिनल बॉडी को भी बनाना होगा और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर रहना होगा। और ये सोचकर वैंगलिन काम हो जाता है और वैंगलिन अपने डिवाइसेस को स्प्रेड करते हुए फ्लाई करता रहता है। और उसने ऑलरेडी काउंटलेस किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे कुछ भी जिंदा चीज नहीं मिली थी और ये वेस्टलैंड बिल्कुल डेड लग रहा था और ये वेस्टलैंड काफी ज्यादा बड़ा भी था। और ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन तभी 10 दिन बाद वैंगलिन को दूर से कुछ फील होता है तो वैंगलिन बड़ी स्पीड में उधर की तरफ फ्लाई कर चला जाता है। और इस वेस्टलैंड के एज के ऊपर एक थिक फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट के ग्राउंड के ऊपर एक आदमी
पड़ा हुआ था और उसकी अपर बॉडी बिल्कुल नेकेड थी और उसकी बॉडी पूरी ग्रीन लिक्विड से भरी हुई थी और वो आदमी बिल्कुल ही जमीन पर मोशनलेस पड़ा था और उसकी ब्रीदिंग भी बहुत कम थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मर गया हो। और तभी थोड़ी देर बाद उस फॉरेस्ट के अंदर से एक वाइल्ड पिग जैसा एक बीस्ट बाहर आता है जिसके अंदर की बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी। और तभी वो बीस्ट आगे चार्ज करता है, लेकिन जैसे उस बीस्ट ने आगे चार्ज किया था तभी वो ग्रीन लिक्विड वाला आदमी सडनली जमीन से जंप कर जाता है और उसके हाथ में एक ब्लैक स्पेयर आ जाता है और एकदम से वो फास्ट स्पीड से उस स्पेयर को उस बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। और बीस्ट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसके ऊपर अटैक करेगा, मतलब कि ये जो बंदा था ये यहाँ पर शिकार करने के लिए बैठा था। लेकिन वो बीस्ट डरने के बजाय और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो डायरेक्ट उस स्पेयर के ऊपर ही चार्ज कर जाता है। लेकिन वो स्पेयर उस बीस्ट से टकरा के ब्रेक हो जाता है, लेकिन वो आदमी उस स्पेयर के ब्लेड को पकड़ लेता है और उस बीस्ट के ऊपर चढ़ जाता है। फिर उस बीस्ट के फर को पकड़ लेता है और अपने ब्लेड को डायरेक्टली उस बीस्ट के नेक में घुसा देता है, जिस वजह से वो बीस्ट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस आदमी से बचने की कोशिश करता है। लेकिन वो आदमी आखिरकार उस बीस्ट को मार ही देता है और जब वो बीस्ट मारा जाता है तो आदमी ये देखकर रिलीफ की सांस लेता है। लेकिन तभी उस बंदे को कुछ सेंस होता है और उसकी नजर स्काई में जाती है और स्काई में एक बंदा खड़ा हुआ था जो कि वैंगलिन था और वैंगलिन इसे केयरफुली ऑब्जर्व करे जा रहा था। और वो बंदा जैसे वैंगलिन को देखता है वो अपने उस मरे हुए बीस्ट के सामने आ जाता है, जैसे कि वो वैंगलिन को वार्न कर रहा हो कि इस बीस्ट को बिल्कुल भी ना छुए। और वैंगलिन इस बंदे को देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, लेकिन फिर भी वैंगलिन को इसने फील कर लिया था। और तभी वैंगलिन उस बंदे से बोलता है मैं तुमसे कुछ भी छीनने नहीं वाला। लेकिन उस बंदे को वैंगलिन के ऊपर ट्रस्ट नहीं था और वो उस बीस्ट को खींचकर उस फॉरेस्ट के अंदर लेकर चला जाता है। लेकिन फिर भी उसकी आइस वैंगलिन के ऊपर टिके रहती है और वैंगलिन भी उस बंदे को डिस्टर्ब नहीं करता और वैंगलिन सोचता है कि आदमी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और वो आदमी उस बीस्ट को पूरे दिन तक खींचता हुआ ले जाते रहता है और सनसेट तक वो एक हिडन वैली में उसे ले आता है। और वैली के गेट के ऊपर एक फेंट रिपल होता है जैसे वो बंदा उस वैली के अंदर एंटर होता है, जैसे कि कोई एंशिएंट फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ हो। और ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने वैली के अंदर की सारी प्रेजेंस को हाइड कर रखा था। और वैंगलिन उस फॉर्मेशन को स्टडी करता है और वैंगलिन को उस फॉर्मेशन के बारे में समझ में आ जाता है कि ये फॉर्मेशन जो है किसी ओल्ड मॉन्स्टर ने लगाया हुआ है। और वैंगलिन को ये वैली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है और तभी वैंगलिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के एक रे को उस वैली के अंदर भेजता है, लेकिन इंस्टेंटली ग्रीन गैस निकलकर उस एनर्जी को डेवर कर जाती है और वैली के अंदर से नॉइज आती है और 3 लोग वहाँ से बाहर आते हैं जो कि सभी नेकेड थे और ग्रीन लिक्विड से भरे हुए थे और उनके हाथों में वेपन थे। और वो यहाँ पर कुछ देर तक ऑब्जर्व करते, लेकिन उन्हें जब यहाँ पर कुछ नहीं दिखता तो वो फिर से वैली के अंदर चले जाते। तो वैंगलिन भी उन बंदों को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे वो उस फॉर्मेशन को टच करता है ग्रीन लाइट एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से वैंगलिन को पीछे हटना पड़ता है। और वैंगलिन इसे देखकर बोलता है इंटरेस्टिंग। और वैंगलिन जानता था कि इसे फोर्स से ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो वो बाहरी लोटस पोजीशन में बैठ जाता है। लेकिन तभी उस वैली के अंदर से इस बार 4 लोग बाहर आते हैं जिनके हाथ में एक स्पेयर टाइप के वेपन थे और वो चारों ही बिना कुछ बोले वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वैंगलिन उनके जो स्पेयर थे उन्हें बड़े आसानी से कोलैप्स करवा देता है, जिस देखकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक रह जाते हैं। लेकिन वैंगलिन बिना टाइम वेस्ट करे उन चारों को ही ट्रैप कर देता है और एक जगह पर फेंक देता है। और वैंगलिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा था क्योंकि वैंगलिन को इन लोगों में इंटरेस्ट आ गया था। और वैंगलिन बोलता है नॉर्मली मैं ऐसे लोगों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, पर ये वैली और ये एंशिएंट फॉर्मेशन अलग स्टोरी बनाते हैं, तो मुझे इन लोगों से क्लूस लेने पड़ेंगे। और वैंगलिन ने अब उन चारों बंदों को ट्रैप कर दिया था, लेकिन इसके बाद वैली के अंदर से 2 और बंदे बाहर निकलते और इनके बॉडीज के ऊपर कोई भी ग्रीन लिक्विड नहीं था, लेकिन उससे एक मिस्टीरियस ऑरा बाहर निकल रहा था। लेकिन ये 2 बंदे अजीब ही थे, वो अपने जीप को काटते और अपने मुंह से बहुत सारा ब्लड जमीन पर गिरा देते और फिर से वैली के अंदर भागने लगते। लेकिन वैंगलिन उन दोनों बंदों को भी पकड़ लेता है और साइड में फेंक देता है और वैंगलिन उस ब्लड को ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन तभी उस ब्लड से ब्लड मिस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है और पहले वो ब्लड मिस्ट जो थी वो फेंट थी, लेकिन धीरे धीरे कर डेंस हो जाती है और पूरे एरिया को कवर कर लेती है। लेकिन वैंगलिन अभी भी लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था, उसने कोई भी स्पेल यूज नहीं किया था, बल्कि वो कामली वैली को ही देख रहा था। और जब वो ब्लड मिस्ट अपने एक पीक पर पहुंच जाती है तो एक रोर वैली के अंदर से आती है और उस रोर के साथ एक ब्लैक फिगर वैली के अंदर से बाहर आता है जो कि उस ब्लड मिस्ट के अंदर एंटर हो गया था। और ये फिगर काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा था और तभी वो एक कोल्ड वॉइस के साथ बोलता है मेरे ट्राइब के मेंबर्स को छोड़ दो और तुरंत निकल जाओ मेरे ट्राइब के टेरिटरी से, तो तुम आज मारे जाओगे। लेकिन ये देखकर वैंगलिन के एक्सप्रेशन नॉर्मली रहते और वो खड़ा होता है और अपना एक कदम आगे बढ़ाता है और वैंगलिन उस पूरे ब्लडी मिस्ट को खत्म कर देता है, जिसे देखकर तो उस ब्लैक रोब पहने हुए इंसान के एक्सप्रेशंस जो थे वो बहुत ज्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं और वो वैंगलिन को घूर रहा था और जैसे कि वो रिट्रीट करना चाहता हो, लेकिन वैंगलिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसकी बॉडी फ्लोट करते हुए वैंगलिन के सामने आ जाती है। और फिर वैंगलिन उस बंदे को भी साइड में फेंक देता है जहाँ पर कि उसने बाकी के बंदों को फेंका था। और ये सब करने के बाद वैंगलिन फिर से उस
उस फॉर्मेशन को क्लोजली एग्जामिन करता है और वापस से लोटस पोजीशन में बैठकर सोच में डूब जाता है। और वैंगलिन के एक्शन की वजह से ये वैली पूरी तरह से शांत हो जाती है और ये शांति लगभग 3 दिन तक चलती है। और वैंगलिन इस टाइम पर लोटस पोजीशन में ही बैठा हुआ था और चौथे दिन उस फॉर्मेशन के अंदर से एक ओल्ड मैन और उसके पीछे 10 बंदे थे वो बाहर आते हैं और जो वो ओल्ड मैन था वो वैंगलिन को देखता है और वैंगलिन से बोलता है, फॉरेस्ट कल्टीवेटर तुम यहाँ पर कुछ दिनों से हो, हमसे पहले मिस्टेक हुई, आई होप तुम माफ करोगे, तुम मेरे ट्राइब के मेंबर्स को वापस कर दो और हम शांति से बैठकर बातें करते हैं। तो वैंगलिन भी उन बंदों को फ्री कर देता है और वो बंदे वैली के अंदर चले जाते हैं और ओयांगुआ और वैंगलिन एक टेबल के ऊपर बैठ जाते और बातें करने लगते हैं। और ओयांगुआ बताता है कि मैं बचपन से यही पढ़ी हूँ और मुझे पता नहीं कि कितना टाइम हो गया है, लेकिन मुझे सिर्फ ये पता है कि यहाँ से 15 मिलियन किलोमीटर दूर बहुत बड़ी सिटी है जिसका नेम की एशियन डीमन सिटी है और वही मेरी नॉलेज और लॉन्ग लाइफ का सोर्स है। लेकिन फॉरेनर जो तुम चाहते हो वो हमारी छोटी सी ट्राइब प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो वैंगलिन ओयांगुआ से बोलता है कि तुम्हें पता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो ओयांगुआ इसके ऊपर बोलता है, जब तुम यहाँ पर आए थे मुझे पता चल गया था कि तुम इस लैंड के तो नहीं हो और हर 5000 सालों में तुम जैसे लोग यहाँ पर आते और तुम जैसे लोग जब यहाँ पर आते तो यहाँ पर बहुत ज्यादा दबाई वगैरह मचाते हो, इस वजह से मैं ऐसे बंदों का वेलकम नहीं करता। तो वैंगलिन उस बंदे से बोलता है कि तुम्हें किसी और फॉरेन कल्टीवेटर की न्यूज मिली है। तो ओयांगुआ इसके ऊपर बोलता है, अभी नहीं और मैं चाहूंगा कि आगे भी ना मिले, तुम एशियन डीमन सिटी जाओ, वही तुम्हें अपनी चीज मिलेगी। तो वैंगलिन ओयांगुआ से बोलता है, तुम बार बार कह रहे हो कि मुझे यहाँ कुछ चाहिए, वो क्या है? लेकिन ये देखकर ओयांगुआ को गुस्सा आ जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है, फॉरेन कल्टीवेटर मैंने सब कुछ कह दिया है, अगर तुम यहाँ से नहीं जाते तो मुझे रूथलेस बनना पड़ेगा। तो ये देखकर वैंगलिन की आइस कोल्ड हो जाती है और तभी ओयांगुआ उस वैली की फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। तो ये देखकर वैंगलिन अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग से 999 रिस्ट्रिक्शंस बना देता है और उसे ब्लैक फॉग में स्प्रेड करवा देता है। और वैंगलिन बोलता है, ब्रेक दी फॉर्मेशन, और ब्लैक फॉग का प्रेशर वैली के फॉर्मेशन को अटैक करने लगता है और ओयांगुआ का फेस इस वजह से ग्लूमी हो जाता है और तुरंत ही ओयांगुआ इस वजह से एक्सप्लोड हो जाता है। और ये ओयांगुआ की सिर्फ इल्यूजनरी बॉडी थी जो कि वैंगलिन के कहने पर अभी एक्सप्लोड हो गई थी और ओयांगुआ की जो रियल बॉडी थी वो वैली के अंदर थी। और वैली के अंदर से आवाज आती है, फॉरेन कल्टीवेटर तुम्हें 3 ब्रेस का टाइम देता हूँ, अगर तुम नहीं गए तो मैं अटैक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दूंगा जो कि तुम्हें डिस्ट्रॉय कर रख देगा। लेकिन ये देखकर वैंगलिन चिल्लाता है, गैदर, और तुरंत ही ब्लैक रिस्ट्रिक्शंस एक्सप्लोड होकर पावरफुल शॉक वेव्स क्रिएट करने लगते हैं, जिस वजह से वो जो फॉर्मेशन था वो भी ट्रेम्बल करने लगता है। जिसे देखकर ओयांगुआ उस फॉर्मेशन से एक ग्रीन फिगर को बना लेता है, जिसे देखकर ओयांगुआ ग्रीन इल्यूजनरी ह्यूमन को बना लेता है जो कि 300 फीट टॉल था। और ओयांगुआ की वॉइस फिर से वैली के अंदर से आती है, फॉरेनर तुमने खुद ही अपने ऊपर लाया है। और ओयांगुआ बोलता है, ग्रीन इल्यूजन उसे मार दो और उसकी सोल को सेक्रीफाइस बनाओ डेमोनिक नाइट के लिए। तो ग्रीन इल्यूजन भी जोर से रोर करता है, लेकिन वैंगलिन अपने हाथों से कुछ सील्स बनाता है और बोलता है, रिस्ट्रिक्शन लांस। और जितने भी वैंगलिन के रिस्ट्रिक्शंस की गैस थी वो सभी वैंगलिन के हाथ में गैदर हो जाती है और एक 30 फुट लॉन्ग लांस बन जाता है। और वैंगलिन उस लांस को उस ग्रीन फिगर के ऊपर थ्रो कर देता है जो कि बड़ी स्पीड में उस फिगर के ऊपर शूट हो जाता है। और ये जो फिगर था जो कि ह्यूमन शेप था, लेकिन उसके फेस के ऊपर कोई भी डिटेल नहीं थी और अचानक ही वो फिगर जो था वो बिल्कुल कल्टीवेटर्स की तरह अपने हैंड से सील्स बनाने लगता है और तुरंत इस वजह से ग्रास और फ्लावर से ब्राइट लाइट निकलने लगती है जो कि पूरे एरिया को कवर कर लेती है। और जितने दूर तक आइस जा सकती थी सब कुछ ग्रीन लाइट से कवर हो जाता है। और ये सब कुछ इतना ज्यादा फास्ट हुआ था कि वैंगलिन को तो समझने का भी टाइम नहीं मिला था। और लेकिन वैंगलिन ने जैसे उस फिगर को सील बनाते हुए देखा था, वैंगलिन की आइस नैरो हो गई थी और वैंगलिन ने अपने लांस की तरफ देखा भी नहीं था और वो तुरंत कुछ फीट पीछे रिट्रीट कर गया था। लेकिन उस लांस की स्पीड काफी ज्यादा फास्ट थी और वो लांस डायरेक्टली उस ग्रीन फिगर की तरफ चार्ज कर रहा था। और वैंगलिन रिट्रीट करते हुए अपने हैंड से बनाने लगता है और उसके माइंड में अलग अलग रिस्ट्रिक्शन सेट्स की इमेज फ्लैश हो रहे थे और ये रिस्ट्रिक्शन एक दूसरे से लिंक होकर फिर अलग हो रहे थे, फिर नए कॉम्बिनेशन बन रहे थे और कुछ रिस्ट्रिक्शन परमानेंटली फ्यूज होके साइड में अलग हो जा रहे थे। धीरे धीरे कुछ रिस्ट्रिक्शंस बन जाते हैं जो कि एक साइकिल में चल रहे थे। और बेसिकली वैंगलिन यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन सीखकर रिस्ट्रिक्शन का अटैक बना रहा था, लेकिन वैंगलिन का जो लास्ट का अटैक था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। वैंगलिन का लास्ट का अटैक उस ग्रीन फिगर को खत्म कर रख देता है, लेकिन जो यहाँ पर की ग्रीन गैस थी वो एक केज बनाकर वैंगलिन को उसके अंदर ट्रैप कर देती है। और तभी ओयांगुआ की हंसते हुए आवाज आती है जो कि बोलता है, फॉरेन कल्टीवेटर कैसा लगा हमारे ट्राइब का फॉर्मेशन? अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम बचना चाहते हो तो एक आर्म और एक लेग तोड़कर अपना ओरिजिनल सोल को रिलीज कर दो ताकि फॉर्मेशन उसे 3 बार एब्जॉर्ब करे, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो वैंगलिन ने देखकर उससे बोलता है, तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे। लेकिन ये देखकर तो ओयांगुआ हंसने लगता है और बोलता है, फॉरेनर तुम मेरे वैली का सेकंड डिमन शैडो बनोगे। लेकिन वैंगलिन तो ये देखकर हंसता है क्योंकि वैंगलिन ने यहाँ पर का जो रिस्ट्रिक्शन था उसे अच्छे से मास्टर कर लिया था और अब वैंगलिन को पता था कि उस फॉर्मेशन को कैसे तोड़ना है। तो इसलिए
इसलिए वैगलिन उस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपने टोटल 83 रिस्ट्रिक्शंस को बना लेता है और आगे की तरफ स्टेप्स लेने लगता है, जिस वजह से लाइट के पिलर्स कम्प्लीटली कोलैप्स होने लगते हैं और वैली पूरी तरह से शेक होने लगती है, जैसे कि उनका प्रोटेक्टिव फोर्स डिसिपेट हो रहा हो। मतलब कि वैगलिन की वजह से उनका जो फॉर्मेशन था वो ब्रेक होने लग रहा था, जिसे देखकर ओयागुआ के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और तभी वो वैगलिन से बोलता है सेलेस्टियल मर्सी मर्सी। ओयागुआ अपनी गलती को एडमिट करता है और तभी ओयागुआ कुछ बंदों के साथ वैली से बाहर आता है और रिस्पेक्टफुली अपने हेड को क्लैप्स करते हुए वैगलिन से बोलता है, ये ओल्ड मैन, ओयागुआ को नहीं पता था कि आप एक सुप्रीम सेलेस्टियल हो और जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी गलती थी, मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। सुप्रीम सेलेस्टियल कृपया मर्सी दिखाओ और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय मत करो, वरना हमारा विलेज डीमन स्पिरिट के सामने एक्सपोज हो जाएगा और हम उनका फूड बन जाएंगे। और जो ओयागुआ के पीछे बंदे थे वो वैगलिन को देखकर बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन वैगलिन उस फॉर्मेशन को अपने पावर से रिकवर करवा देता है जो कि उसने थोड़ा सा ब्रेक किया था। और जब ओयागुआ ये देखता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वैगलिन के लिए उसके आइस पे अब रिस्पेक्ट भी थी। और तभी वो वैगलिन से बोलता है, सुप्रीम सेलेस्टियल, टाइम लेट हो गया है और आज की रात डीमन स्पिरिट नाइट है, जिस वजह से बाहर के बेस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक हो गए, तो हम अंदर चल के बात करते हैं। और ये बोलकर ओयागुआ अपने फिंगर टिप पर बाइट कर और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड साइड वॉल के ऊपर फेंक देता है और इंस्टेंटली माउंटेन इस वजह से रंबल करने लगता है और अंदर जाने के लिए एक टनल बन जाता है। और वैगलिन के पास भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो इसलिए वो भी वैली के अंदर एंटर हो जाता है। और वैगलिन यहाँ पर आता है तो वैगलिन यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस को देखता है और ऑलमोस्ट सभी हाउसेस के अंदर लोग हाइड थे और सब वुमन्स और चिल्ड्रंस और वुमन प्रॉपर्ली कवर्ड थी, यानी कि जैसे वो बंदे देखे थे वैसे नहीं थे। और जो बच्चे लोग थे वो खिड़की से जाकर वैगलिन को देख रहे थे, क्योंकि ये उनके लिए नया था। और ओयागुआ के अलावा यहाँ पर ही जितने भी लोग थे वो सभी बॉटल्स थे। और वैगलिन जब ऐसे इन्हें देखता है तो वैगलिन को इसके लिए अपने ऊपर ही शेम आता है, मतलब कि उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसने इतने ज्यादा एफर्ट लगा लिए लेकिन अंदर क्या निकला, एक विलेज। और वैगलिन को ये बहुत बुरा लगता है। देखकर वैगलिन सबके सामने रिस्पेक्टफुली अपने हैंड्स क्लैप्स करता है और बोलता है, मैंने आपको परेशान कर दिया, मैं वैली के अंदर दया होगा। और ये बोलकर वैगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग से 3 जेड बॉटल्स निकाल लेता है, जिसमें की कुछ पिल्स थी। और वैगलिन इन जेड बॉटल्स को आगे कर देता है और फिर इस वैली के बाहर चला जाता है। और जब ओयागुआ जब इन जेड बॉटल्स को देखता है उसकी आंखें तो चमक जाती है और फिर वो अपने ट्राइब के दूसरी लैंग्वेज में उसके ट्राइब के लोगों से बात करता है। और जब ओयागुआ उसके ट्राइब के लोगों को उसकी बात समझाता है तो उसमें से कुछ ट्राइब के जो बंदे थे वो गुडविल के साथ वैगलिन को देखते और वैगलिन के सामने हैंड्स क्लैप्स करते और फिर सब लोग बाहर आते और फिर थोड़ी देर बाद अपने हाउसेस में घुस जाते और वैगलिन यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी ओयागुआ चिल्लाता है, सुप्रीम सेलेस्टियल वेट, लेकिन वैगलिन रुकता नहीं और वो आगे बढ़ने लगता है। और अब वैगलिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो ईस्ट की तरफ फ्लाई करेगा ताकि वो एशियन डीमन सिटी को देख सके, जो 15 मिलियन किलोमीटर दूर था। और जो वैगलिन का क्वेश्चन पूछने का इंटरेस्ट था अब वो खत्म हो गया था, क्योंकि इनोसेंट चिल्ड्रन की आइस और फेयरफुल वुमन की गेज ने उसे बहुत कुछ याद दिला दिया था। लेकिन तभी फिर से ओयागुआ चिल्लाते हुए वैगलिन से बोलता है, सुप्रीम सेलेस्टियल, आज की रात डीमन स्पिरिट की नाइट है और चाहे आप कितने भी ज्यादा पावरफुल हो, आपके पास इनफ एनर्जी नहीं होगी लार्ज अमाउंट डीमन स्पिरिट्स के अगेंस्ट, तो बेटर ये होगा कि आप आज की रात यहीं पर ही रुक जाए और कल सुबह यहाँ से निकले। और ये दूसरी बार था जब वैगलिन ने ओयागुआ से नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट के बारे में सुना था। तो वैगलिन स्टॉप करता है और फिर टर्न करता है और ओयागुआ से बोलता है, ये नाइट ऑफ डीमन स्पिरिट क्या है? तो ओयागुआ वैगलिन से बोलता है, सुप्रीम सेलेस्टियल, ये ओल्ड मैन नेचुरली तुम्हें डिटेल में बताएगा, तो प्लीज आप मेरे हाउस में चलो। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। लेकिन जाने से पहले मेरा एक फ्रेंड है डैडी डोगवा, वो स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन की नोवेल को एक्सप्लेन कर रहा है और वो उसमें काफी ज्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, तो आप उसके चैनल को भी विजिट करिए और उसकी नोवेल एक्सप्लेनेशन देखिए। तो फिर इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 100 कमेंट्स और 1K लाइक्स कंप्लीट करवा दो।